हेलो गाइस, माय नेम इज जयंत। वेलकम टू एनोम ट्रेडर्स। एनोम ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? तो आज बात करने वाले हैं अपन जो भी रिटेलर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। अगर आप रिटेलर हो, आपको बड़ा इन्वेस्टर बनना है, तो कुछ बेसिक से सर्टेन पॉइंट्स की बात करता हूँ मैं, जो इंडिया के अंदर मैंने खुद से नोट करी है एज अ पर्सनल बेसिस। इंडिया में भी और मैंने बेसिकली फॉरेक्स में भी मैंने जो चीज़ नोट करी है, तो आपको इस बारे में बताऊंगा। तो चलिए गाइस, जैसे इन्वेस्टर एंड रिटेलर्स लाइक दे बोथ अर्न प्रॉफिट, ये बात तो पक्की है। देखो, रिटेलर्स भी पैसा कमाते हैं लेकिन इन्वेस्टर्स भी कमाते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स के पास क्या होता है, नॉलेज होता है, रिसोर्सेज होता है। अब आपको नॉलेज एंड रिसोर्स की बात करूं अगर मैं, देखो क्या होता है, इन्वेस्टर पर्टिकुलरली एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। लाइक उनके पास पक्की बात है, देखो उनके पास एक खुद का रिसर्च टीम होती है, जो उनकी रिसर्च टीम पूरी रिसर्च करती है। जहाँ पे आप एक अकेले खुद रिसर्च कर रहे हो, वहां पे उनकी पूरी टीम रिसर्च कर रही है, तो रात दिन का फर्क होता है। प्लस उनके पास सबसे ज्यादा एक बेनिफिट ये होता है, एक्सपीरियंस बंदे रिसर्च करते हैं। तो अगर देखो कभी भी क्या होता है, अब आपको पता है नॉलेज है, रिसोर्सेस है, तो अब रिसोर्स का उनको पता रहता है कि जैसे चलो मानो जैसे ये वाला स्टॉक है, इस स्टॉक के बारे में जैसे मानो अभी स्टॉक की प्राइस यहाँ चल रही है। अब होने क्या वाला है, अब होगा ये कि जब मार्केट के अंदर आपको पता है कि मार्केट एक थोड़ी नीचे डाउन साइड रैली आ चुकी है, तो ये जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इनको एक आइडिया होता है कि अपन यहाँ बाय कर सकते हैं और एक ये अच्छा खासा एक यहाँ पे लेवल बन चुका है। मीन्स कहने का मतलब ये, जब वो इस लेवल पे बाय करेंगे ना, तो इस लेवल पे बाय करने के बाद उनको एक क्लियर आइडिया है कि उनको अपनी पोजीशन का एग्जिट करनी है। लाइक अगर उन लोगों ने मान लो यहाँ पे बाय कर लिया है ना, तो वो उनके पास एक पर्टिकुलर एक आइडिया है, वो अगर यहाँ पे भी निकालते हैं अगर अपनी पोजीशन, तब जैसे 20% का प्रॉफिट उनको फिक्स हो चुका है मात्र 53 डेज के अंदर। तो 53 डेज के अंदर प्रॉफिट अर्न हो चुका है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मेन चीज जो है, पहला तो उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, प्लस उनके पास एक स्ट्रेटेजी भी है। मीन्स एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी कैसे बता रहा हूँ मैं, देखो जितने भी बंदे हैं उनके पास, जितने भी उनके रिसोर्स है, जितनी भी उनकी बड़ी टीम है, उन सबके पास एक अच्छा खासा रिसोर्स है, उनकी खुद का एक बेस है बना हुआ अच्छा खासा, प्लस स्ट्रेटेजीज तो उनके पास रहती है। मीन्स अब यहाँ पे काम क्या कर रही है, यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी काम कर रही है। वरना अगर मानो जैसे अगर यहाँ भी इन लोगों ने बाय करा होता, इस जगह का जिन लोगों ने बाय करा होता, तो इनकी स्ट्रेटेजी यहाँ काम कर रही नहीं होती, वो सीधा अच्छा। अब बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स ने अगर यहाँ पे अगर मानो लगाया होता, तो उनकी अर्निंग कुछ भी नहीं हो पाती, वो तो यहाँ बहुत बड़ा ट्रैप हो जाता। ठीक है, अब वापस यहाँ पे तो इस लेवल पे कभी निकल ही नहीं पाते। माना अभी थोड़ा ट्रैप हो गए, हो सकता है वापस ऊपर चले जाए, लेकिन इन्वेस्टर इतना वेट नहीं कर सकते। लाइक देखा होगा आपने एफ आई एंड डी से। लेकिन अब आप लोग बोलोगे यार ये ऐसा हो कैसे रहा है? देखो मेन चीज ये है कि उनके पास एक इमोशनल डिसिप्लिन होता है। मीन्स इमोशनल डिसिप्लिन का मीन्स ये है कि कभी मान लो मार्केट के अंदर अब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, उनको पता है कि उनका एक टारगेट फिक्स है, उस टारगेट पे ही निकालेंगे वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कभी बाई चांस नहीं निकाला, ये वाली बात नहीं है। वो उनको एक काम करना तो रोबोट के हिसाब से बन के काम करना पड़ेगा। रोबोट का मतलब क्या है, देखो अब जब भी उन लोगों ने एक तरीके से मान लो अगर ये वाले टारगेट प्राइस उन्होंने सेट कर ली है इस टारगेट के ऊपर, या ये वाला टारगेट प्राइस उनका सेट है, तो उनको निकालना ही निकालना है। और इस कारण ही उनकी स्ट्रेटेजी, जब उनकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है इतनी परफेक्ट, जब उनकी स्ट्रेटेजी इतनी परफेक्ट काम कर रही है, तब जाके ही वो इतना बड़ा रिस्क लेगी। वरना वो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अब देखा जाए ना, तो मार्केट का उनके पास कुछ एक्सेस है। जैसे आपको पता है कि HNIs होती है और कुछ कैटेगरीज होती है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। अब HNI कैटेगरी सबसे हाई कैटेगरीज होती है। अब हाई कैटेगरीज के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आज भाई शर्मा जी का लड़का लगा रहा है, अब भाई गुप्ता जी का लड़का भी लगा रहा है, पता पड़ गया अपन को, इनसाइड वाली बात पता पड़ गई है थोड़ी बहुत कि ये बंदे लगा रहे, ये वाले बंदे भी लगा रहे। अब अपन को पता तो पड़ गया। अब पक्की बात है भाई, मार्केट के अंदर उन्होंने भी रिसर्च करी है। अब इन लोगों का एक अच्छा खासा ग्रुप होता है, जिन लोगों के ग्रुप के अंदर हमने बोल दिया उन लोगों ने कि चलो यार गुप्ता जी के बेटे ने लगाए, अब यार थोड़ा काम करो, थोड़ी प्राइस नीचे ले आओ। तो बोले कि चलो ठीक है यार, आप बोल रहे हो तो यहाँ पे एक बार ले आते, थोड़ा उनको भी ले दो। फिर उसके बाद अगर मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पे आता है डेली, तो थोड़ा बहुत उनको एक एग्जिट दिलवा के फिर डाउन साइड, तब यहाँ रिटेलर फंस जाता है। यही होता है प्रैक्टिकल में। आपको देखा होगा, आप सोचते हो कि यार अभी तो मैंने ये स्टॉक लिया है, अब तो भागना चाहिए, वो भागता नहीं है, बल्कि नुकसान देके चले जाता है। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे। अब देखो होता क्या है ना, उनकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा है। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि उनके पास एक अच्छा खासा बहुत बड़ा ग्रुप है। मीन्स ये लोग बैठे हैं ग्रुप के अंदर, जितने भी बड़े लोग ग्रुप में बैठे ना, ये कभी बाहर नहीं आते। कभी आप देखोगे ना, ये बंदे हैं, ऐसे बंदे हैं जो आपको भी कभी मिलेंगे नहीं, और मिल भी जाएंगे तो आप उनको पहचान भी नहीं पाओगे। क्योंकि देखो रिटेलर्स की सोच और इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी सोच में रात दिन का फर्क होता है। अगर अब देखा जाए ना, तो उनका एक फोकस होता है हमेशा,
कि उनको लॉन्ग टर्म लेना है या शॉर्ट टर्म लेना है। मीन्स देखा जाए तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, जिन बंदों ने अगर यहाँ बाय करा होगा तो उनके लिए एक तरीके से लॉन्ग टर्म बाय हो गया होगा। देखो अगर जिन में बाय करा होगा 71 डेज के अंदर लॉन्ग टर्म बाय कर लिया, अगर मानो 71 डेज में भी निकाला तो उनने एक तरीके से 186 डेज में निकाला, तो उन लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यही होता है। उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये नहीं होता कि 5 साल 10 साल होल्ड करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उनका यही होता है कि एक स्विंग ट्रेड लिया उनने, आज उनने यहाँ बाय कर लिया, फिर उन्होंने यहाँ निकाल दिया, फिर यहाँ बाय कर लिया, यहाँ निकाल दिया, तो वो एक तरीके से इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और मोस्टली स्विंग ट्रेडर वाले ही प्रॉफिटेबल होते हैं। देख लेना आप, लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टर्स है जो 5 साल 10 साल है, उनका एक CAGR फिक्स नहीं होता। अगर CAGR फिक्स भी होता है तो ज्यादा नहीं हो पाता एज कंपेयर टू स्विंग ट्रेडर। अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म का एग्जाम्पल है छोटा मोटा, ये यहाँ बाय करा और यहाँ निकाल दिया। देखो चलो मान लो अगर यहाँ बाय करा और यहाँ निकाल दिया, 10 50 डेज 49 डेज के अंदर निकाल दिया। अगर देखा जाए तो उनकी एक है ना, अब एक चीज और ये फैक्टर है, अब जितना मोटा पैसा उतना मोटा टैक्स, ये आपने सुना ही होगा। जहाँ बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर उसको 33% टैक्स भी देना पड़ रहा है, प्लस ऑल चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं, तो अराउंड मेरे ख्याल से 38 समथिंग प्रॉफिट नहीं टैक्स बन जाता है। तो जहाँ पे बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, 38 लाख रुपए का वो टैक्स दे रहा है, तो उसको एक टैक्स स्ट्रेटेजी भी अपनानी पड़ती है। लाइक अब मानो जिस बंदे ने, जिस भी अच्छे खासे इन्वेस्टर ने, जिस इन्वेस्टर ने अगर यहाँ पोजीशन बना ली होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब उसका शेयर अगर यहाँ गिरे जा रहा है तो आपको क्या लगता है वो क्या करेगा? चलो अब यहाँ मेरे को बताना, आप लोग होते तो क्या करते हैं। देखो यहाँ पे वो बड़ा इन्वेस्टर वो क्या करता है, वो इस पोजीशन को यहाँ बुक कर लेता या यहाँ बुक कर लेता और वो इसको ऐसा लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी शो करता। देखो होता क्या है, अगर मानो 30 लाख उसने अगर लगा रखे और उसको पता पड़ गया भाई 30 लाख के अंदर उसने एक लास्ट शेयर के अंदर उसने कम से कम 60-70 लाख रुपए कमा लिए थे, तो अब वो क्या करेगा, जहाँ पे उसको टैक्स बनना था वहां उसका टैक्स ये लॉस के अंदर शो हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। टैक्स स्ट्रेटेजीज होती है जिसके बारे में मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन होती है ऐसी स्ट्रेटेजीज। देखा जाए तो अब है ना, एक रेगुलेटरी डिफरेंस ही पड़ता है। देखो जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनको एक सर्टेन रेगुलेटरी एडवांटेज होता है, लाइक दैट आर नॉट अवेलेबल टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, जितनी भी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज है उनका एक टैक्स बेनिफिट भी होता है। अगर एनपीएस होता है, जैसे आपने सुना होगा एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम्स, मैं आपको सर्च करके बताता हूँ एनपीएस क्या होता है। जैसे सुना होगा नेशनल पेंशन स्कीम है, तो ये लोग है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एक तरीके से इनके पास रेगुलेटरी डिफरेंस होता है। अगर ये लोग यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी यहाँ पे एक छोटा टैक्स बेनिफिट लेते हैं। जैसे सेक्शन 80D होता है, जितने भी बंदे जॉब कर रहे हैं उनको एक आइडिया होगा। तो ये थोड़ी पॉलिसीज है। अगर एक और आपको पता ही है, ये जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इनके पास टेक्नोलॉजी टूल्स होते हैं, लाइक AI टूल्स हो गए। अब इनकी इतनी बड़ी रिसर्च कंपनी है तो इनको एक रोज बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो ये रियल पैसा तो लगाएगी नहीं, पैसा लगाएगी तो सर्टेन छोटा छोटा अमाउंट में लगाएगी, लेकिन इनको तो बड़ी क्वांटिटी में करना है, तो ये टेक्नोलॉजी एंड टूल्स का यूज करते हैं, लाइक AI टूल्स यूज करते हैं ये लोग। तो आपको भी अगर एक अच्छा खासा स्केल करना है, बड़े लेवल पर जाना है, तो आपको धीरे धीरे ये चीज सब चीजें प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। मीन्स मैं इतनी सारी चीजें बता नहीं आपको कि आपको ये सब चीज करनी है, जैसे टेक्निकल वाली चीज हो गई, AI वाली, AI टूल्स है थोड़े बहुत यूज कर सकते हो आप एज अ फ्री वाले, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। जो भी अपन इक्विटी के अंदर है, तो अपन को एक स्ट्रेटेजी अपनी अपनानी है, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपन को उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो कुछ इनसाइडर न्यूज होती है। अब ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट ही रखना पड़ेगा आपको, जिससे आपको एक रिस्क टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट हो। मींस जितनी भी रिस्क अगर आप ले रहे हैं किस स्टॉक पे, अब जिस स्टॉक पे अपन ने एक इतनी बड़ी रिस्क ले ली है, अगर जिसको अपन ने यहाँ बाय कर लिया है, अब वो स्टॉक यहाँ पे आ गया है, कुछ रीजन से, सर्टेन रीजन से, जैसे मार्केट पता आपको बहुत अनसर्टेन है, तो अगर जैसे 23% का लॉस हो चुका है, अब आपको मैंने पहले बताया देखो 20% का प्रॉफिट हो चुका है, अब यार 23% लॉस दे देंगे, तो इस चीज का मैं समझता हूँ कोई मतलब नहीं है, और ना इस चीज का कोई तुक निकल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब वो उनका हमेशा ये रहता है कि कम से कम 9% या मानो अगर उनने लास्ट स्टॉक में अगर मानो उन्हें 40% प्रॉफिट कमा लिया है, तो यार 10% लॉस देने में उनको लफड़ा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30% प्रॉफिट अभी भी वही है। वापिस रिपीट कर देता हूं मैं यानी बात, जिन भी लोगों ने 40% प्रॉफिट कमा लिया है, अब वो 10% लॉस देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि ये एक तरीके से टैक्स हार्वेस्टिंग हो जाती है, और टैक्स हार्वेस्टिंग करना इज अ गुड थिंग आई गेस, बिकॉज
बहुत सारे जैसे एनपीएस वगैरह हो गया, वहाँ भी उनको टैक्स रिडक्शन मिलता है। और ये बात तो है, देखो टैक्स तो अपन को भरना पड़ता ही पड़ता है, टैक्स से कोई बच नहीं सकता। ठीक है गाइस, तो अपनी मैं आपको एक चीज एक होमवर्क देता हूँ आपको। अब करना क्या है, आपको एक चीज सिंपल सी ये चीज नोट करनी है कि जितनी भी मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है, जो भी डिफरेंस बताया रिटेलर्स और इन्वेस्टर के अंदर क्या डिफरेंस आया है, और रिटेलर्स और इन्वेस्टर के अंदर डिफरेंस आपको क्या लगा मेन, आप बताना। और थोड़े बहुत आपके रिव्यू शेयर करना मेरे साथ। हो सकता है जो पॉइंट मैं भूल गया हूँ उस पॉइंट को मैं कवर अप कर लूँ नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं आई गेस ये पॉइंट्स हैं जो मेरे को हार्ड बिटर ट्रूथ लगते हैं। और जितने भी शेयर्स हैं आप उनके ऊपर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करें। बिना स्ट्रेटेजी आप काम करोगे आई गेस मैं नहीं चाहता आपका लॉस होए, और लॉस देना भी मत, क्योंकि मैंने जितनी भी स्ट्रेटेजी आपको बताई वो विदाउट स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटेजी है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।